120 दिन ये जिंदा रहता है और 120 दिन के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें बताया थे कि इसमें लाइसोसोम नहीं होता। लाइसोसोम का काम क्या है? लाइसोसोम का काम होता है कि जब कोशिका मर जाती है तो वो उसको खा लेता है, तो वो कोशिकाओं को भक्षण करता है मरने के बाद। तो इसमें लाइसोसोम नहीं होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 50 लाख। ये हमारे शरीर में 50 लाख होता है और 50 लाख मर जाता है। फिर इसका जो प्रोसेस है बनने का वो लगातार होते रहता है। इसका जो आकार होता है वो गोल होता है और बीच में चपटा होता है। जैसे एक तरीका से देखो तो अगर हम बलून को फुलाएं तो अगर बीच में उसको दाब दोगे तो वो चारों पट्टी से फूल जाएगा और बीच में दब जाएगा। तो एक सेब देखिए ना, सेब बीच में खुशका रहता है, चारों पट्टी खुला रहता है, तो उसी प्रकार का इसका आकार होता है। ये चारों तरफ से गोल होगा और बीच में थोड़ा सा चुपटा होगा। और जैसे ही हम लोग जितनी ऊंचाई पर जाते हैं तो इसका जो आकार है ना वो बड़ा होते रहता है और ये फूल जाता है। तो अगर हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं यानी कि हवाई जहाज से ऊंचाई पर जाओ या अंतरिक्ष में जाओ तो इसका जो आरबीसी का आकार है उसमें वृद्धि होता है, वो बढ़ने लगता है और धीरे धीरे उसका आकार जो पूरी तरह गोल से पकड़ लेता है। ये जो चिपटा है ये पूरी तरह फूल जाता है। इसमें बोले थे कि लाइसोसोम नहीं होता है, इसलिए इसका भक्षण करने वाला कोई नहीं होता है। इसमें केंद्रक भी नहीं होता है, क्योंकि हम पढ़ा है कि जिसके अंदर केंद्रक होगा उसके अंदर डीएनए और आरएनए दोनों होगा। तो अगर केंद्रक होगा तो डीएनए आरएनए होगा, तो उसे जांच नहीं हो सकती है। तो क्या आरबीसी से आपके डीएनए की जांच हो सकती है? नहीं, क्योंकि इसमें केंद्रक होता ही नहीं है। अब इसमें लाइसोसोम तो है कि इसका भक्षण करेगा मरने के बाद, तो ये मरने के बाद कहाँ स्टोर रहता है? लाल खून लाइसोसोम नहीं होता तो मरने के बाद कहाँ स्टोर होता है? स्प्लीन में। इसको हिंदी में हम लोग लिवर, इसको हम लोग आरबीसी का कब्र के नाम से जानते हैं। और एक और नाम बताए थे क्या? ब्लड बैंक कहिए या आरबीसी का कब्र कहिए। तो ये किस भाग को कहा जाता है? स्प्लीन या इसकी कमी से एनीमिया होता है, ये भी बता देंगे। एनीमिया में क्या होता है? ब्लड जो होता है ना उसकी मात्रा काफी कम हो जाती है। जब ब्लड कम होगा तो इसमें आरबीसी जो है वो भी कम होगा। आरबीसी के अंदर मौजूद होता है हीमोग्लोबिन, वो कम होगा। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन भी कम हो जाएगा। और आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया। तो आयरन की कमी से क्या होगा? एनीमिया। अगर कहेगा कि हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होगा तो वो भी एनीमिया। आरबीसी की कमी से एनीमिया, ब्लड की कमी से एनीमिया, इन चारों की कमी से क्या होगा? एनीमिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी, इसमें कोई दिक्कत कोई भी पॉइंट में? चलो डब्ल्यूबीसी पढ़ा। बोलिए ना आकार गोल बीच में चपटा, तो हम लोग नीचे रहते हैं तो हम लोग को चपटे रहते हैं। अगर हम लोग नीचे जमीन पे रहते हैं तो ये बीच में चपटा और चारों तरफ गोला होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं यानी कि मान लो हवाई जहाज के माध्यम से हम लोग ऊपर जाते हैं तो ये जो आकार है इसका फूलने लगता है और धीरे धीरे ये आकार बड़ा हो जाता है। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी पढ़ते हैं। डब्ल्यूबीसी का टेक्निकल नाम होता है ल्यूकोसाइट। इसका टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट। इसका टेक्निकल नाम ल्यूकोसाइट। इसकी अवधि होती है 4 दिन। 4 दिन के बाद ये मर जाता है। शरीर में इसकी संख्या टोटल 10,000। जो डब्ल्यूबीसी होता है ये हमारे शरीर में बहुत ही अहम रोल निभाता है क्योंकि यह रोगों से हमें रक्षा करता है। तो आगे हम जानते हैं इसका आकार जो होता है वो अनिश्चित होता है, यानी कि तुम लोग अमीबा देखी हो ना, अमीबा का आकार कब ऐसे होगा तो कब ऐसे होगा, मतलब इसका आकार जो ना वो चेंज होते रहता है, कभी गोल कभी चपटा, कब ऐसे कब ऐसे। ये किसी भी आकार में पाया जाता है तो इसका आकार अनिश्चित। इसका आकार गोल, बीच में चपटा, इसका आकार अनिश्चित। इसमें केंद्रक पाया जाता है, यानी कि केंद्रक होगा तो इसमें डीएनए और आरएनए होगा, तो इससे डीएनए की जांच हो सकती है, आरएनए की जांच हो सकती है। इसका रंग जो होता है श्वेत होता है, यानी कि सफेद होता है। कारण क्या है? क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो लाल होगा, जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो उसका रंग सफेद होगा। डब्ल्यूबीसी 3 प्रकार के होते हैं, यहीं पे मेन पॉइंट आता है। ये 3 प्रकार के होते हैं जिनका पहला भाग होता है एंटीबॉडी, दूसरा लिम्फोसाइट और तीसरा मोनोसाइट। एंटीबॉडी का काम होता है कि रोगों को पहचानता है, यानी कि अगर जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं तो उसी टाइम पे बहुत सारी हमें सुइयाँ पड़ती हैं, खसरा का, तो डेंगू का, तो मलेरिया का, पता नहीं कौन कौन सा टीका लगता है, उसको टीका कहते हैं। उसमें क्या होता है जब हमें सुई दिया जाता है तो उसमें कीटाणु का एक छोटा सा अंश डाला जाता है। जब वो अंश हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस समय क्या होता है कि जो एंटीबॉडी होता है ना वो एक कीटाणु को पहचान जाता है कि ये तो डेंगू है, ये मलेरिया का है, ये वाला कोरोना वायरस। अगर बचपन में ही टीका लग जाएगा कोरोना वायरस का तो आगे अगर हम बड़े होते हैं उस टाइम पे अगर हमें कोरोना वायरस हो जाए या डेंगू हो जाए या मलेरिया हो जाए तो उस टाइम पे ये क्या करता है, जब रोग हमारे अंदर प्रवेश करता है तो एंटीबॉडी का काम होता है कि यह रोगों को देखता है और पहचानता है कि ये कौन सा रोग है। तो अगर वो पहचानेगा ही नहीं तो वो लड़ नहीं पाएगा। घर में कोई अनजान आदमी घुस गया तो क्या तुम लोग उसको वैल्यू दोगी? नहीं। अगर कोई मेहमान घुस गया जिसको आप पहचानते हो तो उसको तो आप वैल्यू दोगे क्योंकि आप जानते हो। तो वही होता है हमारे शरीर में अगर कोई जाना पहचाना रोग आता है तो उसे लड़ने की जो क्षमता होती है वो काफ़ी अधिक होती है। लेकिन यही कोई अनजान रोग हो जाए
सब लोग को दिया गया, तो कुछ लोग जो है वो वैक्सीनेशन के बाद। तो एंटीबॉडी का काम रोगों को देखना और रोगों को पहचानना। दूसरा होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का आकार जो होता है वो टी की तरह होता है। ये क्या करता है कि यह रोगों को मारता है, यह मेन काम है। मेन काम होता है लिम्फोसाइट का। जब ये पहचान लेता है तो लिम्फोसाइट को सूचित करता है कि देखो देखो डेंगू घुस रहा है इसके शरीर में, डेंगू को अटैक करो और इसको मारो। तो जो लिम्फोसाइट होता है वो जाकर इससे लड़ता है और इसको मार देता है। फिर मोनोसाइट होता है वो बीमारियों का भक्षण करता है, यानी कि जो रोग है, जो डेंगू का कीटाणु का जो डेंगू है उसको मार दिया, वो मर गया। तो अगर उसको वहीं पे छोड़ दिया जाए, किसी डेथ बॉडी को वहाँ पे छोड़ दिया जाए तो वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, तो हमारे अंग को भी प्रभावित कर सकता है। इसीलिए उस डेंगू को खा के पचाने का काम, यानी भक्षण का काम कौन करता है? मोनोसाइट। जब ये मोनोसाइट और भक्षण कर लेता है, उस रोग को खा जाता है, तो इसका जो आकार है तो बढ़ जाता है। तो WBC के कितने प्रकार? 3। एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। एंटीबॉडी का काम रोगों को पहचानना, लिम्फोसाइट का उसको मारना, और मोनोसाइट का रोगों को खा जाना, भक्षण करना। RBC और WBC में कोई दिक्कत? अब प्लेटलेट का टेक्निकल नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। RBC का टेक्निकल नाम एरिथ्रोसाइट, इसका ल्यूकोसाइट और इसका थ्रोम्बोसाइट। इसकी जीवन अवधि 120 दिन, इसकी 4 दिन और इसकी 7 दिन। इसकी संख्या 50 लाख, इसका 10,000 और इसका 2 लाख, इसका संख्या 2 लाख। इसका जो आकार होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। उत्तल लेंस इसी टाइप का होता है ना, तो प्लेटलेट जो होता है वो उत्तल लेंस की तरह होता है। इसका आकार गोल, इसका आकार अनिश्चित, कोई भी शेप में रहता है, और प्लेटलेट का आकार उत्तल लेंस की तरह। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि प्लेटलेट से भी हम लोग DNA जांच कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि इसमें केंद्रक होता नहीं है। यह प्लेटलेट जो होता है वो हमें शक्ति प्रदान करने का काम करता है, यानी कि अगर हमारे अंदर प्लेटलेट जो है, अगर इसकी जो जितनी मात्रा इसमें बताई गई है 2 लाख, अगर वो हमारे बॉडी में रहे तो हम बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। और जब इस प्लेटलेट की संख्या घट जाती है तो हमें मतलब बहुत ज़्यादा कमजोरी फील होता है। डेंगू बीमारी में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा प्रभावित प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट बहुत कम हो जाता है, 2 लाख से घट के 30-40 हज़ार पे आ जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आदमी एक डेग आगे नहीं बढ़ा पाता है, तो डेंगू बीमारी में बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि प्लेटलेट कम हो जाता है। RBC, WBC और प्लेटलेट, इन तीनों में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम लोग का नया टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं। ब्लड क्लॉटिंग मतलब होता है खून का जमना। जब हमारा शरीर कहीं कट जाता है तो कुछ दिन बाद देखोगी, कुछ टाइम के बाद कि वो जो अंग होता है वो ठीक हो जाता है, रिकवर हो जाता है, वहाँ खून जम जाता है। तो ये आखिर कैसे होता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ब्लड जमने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। तो ब्लड जमने की प्रक्रिया को कैस्केडिंग प्रोसेस। इसमें मदद कौन करता है? तो सबसे अहम भूमिका तीनों कारकों में से ये प्लेटलेट करता है। ब्लड जो होता है वो 4 प्रक्रिया, यानी कि 4 चरणों में यह रक्त थक्का बनता है। सबसे पहले क्या होता है, ये देखो, मान लो ये कोई हमारा अंग है, यहाँ पर कट गया, तो यहाँ तो मान लो खून होगा, खून निकलता है ना, तो खून में कार्पस भी होंगे, RBC होगा, WBC होगा, प्लेटलेट होगा, सब कुछ होगा। तो वहाँ पे प्लेटलेट होता है। प्लेटलेट का टेक्निकल नाम थ्रोम्बोसाइट। ये प्लेटलेट जो होता है, जैसे ही हम लोग कटता है ना, तो वो वायु के संपर्क में आ गया, तो ये वायु के साथ एक बनाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, जो प्लेटलेट वायु के संपर्क में आता है तो वो दोनों मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर, और प्रोथ्रोम्बिन बताए थे प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है, लिक्विड पार्ट घूमता है उसके अंदर पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन। तो ये तीनों मिलकर थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन तीनों मिलकर थ्रोम्बिन बनाते हैं। ये जो थ्रोम्बिन है ये फाइब्रिनोजेन के साथ, फाइब्रिनोजेन किसका भाग है? ये भी बताए थे कि प्लाज्मा का भाग है। प्लाज्मा की 2 चीजें पाई जाती है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों ही प्रोटीन होते हैं, और दोनों ही प्रोटीन जो है वो रक्त थक्का में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाते हैं, और ये फाइब्रिन जो है ना, इसका आकार नली जाली की तरह होता है। जैसे कि हमारे घर में जो नली होता है वहाँ पे एक जाली लगा देते हैं हम लोग, ताकि जितना बड़ा कचरा है वो जमा हो जाए। तो क्या होता है, जब वहाँ कचरा ज़्यादा जमा हो जाता है तो पानी आगे बढ़ पाता है, पास नहीं होता है। तो वही होता है, हमारा भाग ये कट गया, यहाँ पे ये चारों प्रोसेस हो गया, और अंत में बनता है ये फाइब्रिन, जो जाली आकार का होता है। तो यहाँ पे ये जाली आकार का संरचना बन गया। अब अगर ब्लड जो है वो फ्लो करेगा, उसमें रुधिराणु है, सॉलिड पार्टिकल्स है चायपत्ती की तरह, वो क्या करेंगे कि रास्ता को रोक देंगे, अब खून जो है वो आगे नहीं बढ़ पाता है, और वही धीरे धीरे सूख के एक पपड़ी जम जाता है, तो रक्त क्लॉट हो जाता है, थक्का बन जाता है। यहाँ तो समझ में आया 4 चरण फाइब्रिन का पूरा। फिर यहाँ पे रक्त थक्का बन जाता है। रुधिराणु में वही है WBC,
प्लेटलेट और आरबीसी, ये तीनों सॉलिड पार्टिकल होते हैं, ऐसे आके कचड़े की तरह वो जाली को रोक देते हैं, जिसके कारण ब्लड जो है वो आगे फ्लो नहीं हो पाता है और वहीं पे रुक जाता है, रक्त थक्का बन जाता है। चारों प्रोसेस को देखो। फर्स्ट प्रोसेस, थर्मोसाइट वायु के संपर्क में आके थर्मोप्लास्टिन बनाता है। थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन बनाता है। थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजेन के साथ मिलकर फाइब्रिन बनाता है। फाइब्रिन का आकार जाली के आकार का होता है और ये रुधिराणु के साथ मिलकर रक्त को थक्का बना देते हैं। क्लियर है? ब्लड क्लॉटिंग। ये जो फाइब्रिन जो है वो जाली आकार का होता है, ये चीज बताएं कि जो रुधिराणु को क्या करता है, आगे नहीं बढ़ने देते, उसको वहीं पर रोक देते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है कि सभी क्रिया में देखो सबसे ज्यादा मदद करता है तो वो विटामिन के होता है। पूरे प्रोसेस में विटामिन के जो होता है वो गाइडिंग का काम करता है कि सब लोग अपना काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो फाइब्रिनोजेन का काम है वो ठीक से कर रहा है कि नहीं, फाइब्रिन का काम है वो कर रहा है कि नहीं, तो विटामिन के जो है वो बहुत मदद करता है। तो क्वेश्चन ये है इतना 4 गो, इसका जवाब आप लोग को खुद से देना है कि ब्लड जमने में कौन सा रुधिराणु मदद करता है। रुधिराणु नहीं, ये तीनों रुधिराणु है। अच्छा, ये ब्लड 2 प्रकार प्लेटलेट्स के कारण। हाँ, प्लेटलेट के कारण। इसका क्या टेक्निकल नाम है? थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट है प्लेटलेट। और कौन सा प्रोटीन मदद करता है? कैल्शियम। ये प्रोटीन नहीं है। प्लाज्मा के अंदर 2 प्रोटीन पाए जाते थे, एक फाइब्रिनोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन। नहीं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 प्रोटीन होते हैं जो कि रक्त थक्का में काफी ज्यादा मदद करते हैं। तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये 2 प्रोटीन होते हैं। अगर हम तत्व की बात करें तब आता है कैल्शियम, क्योंकि कैल्शियम एक तत्व है। और विटामिन की बात करें विटामिन के। ठीक है, 4 क्वेश्चन समझ में आया? अब देखो क्या होता है कि अगर शरीर के अंदर खून जम जाए तो वह नस को फाड़ देता है, जिसको हम लोग हेमरेज कहते हैं। ठीक है, ब्रेन की नसें जो होती हैं वो काफी पतली होती हैं। ये अधिकतर जो होता है हेमरेज की प्रक्रिया वो ब्रेन में होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि ब्लड फ्लो नहीं कर पाता है, तो खून शरीर के अंदर नहीं जमना चाहिए। और अगर कट गया और खून अगर नहीं जमता है तो ये गलत बात है। खून निकलते जाएगा और आपका बॉडी का एक पे क्या होगा, खून जो है वो कम हो जाएगा। खून कम होने से क्या होगा, आपकी सारी एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाएगी। इसीलिए कट जाने पर खून का जमना जरूरी है, और शरीर के अंदर खून अगर जम गया तो हेमरेज हो जाएगा। तो शरीर के अंदर खून जमना नहीं चाहिए और कट जाने पर जमना चाहिए। तो इसके अंदर एक पाया जाता है हेपेरिन। ये हेपेरिन जो होता है इसको हम लोग एंटी क्लॉटिंग के नाम से जानते हैं। अगर किसी भी वर्ड में एंटी लग जाता है तो वो दुश्मन का संकेत देता है। एंटी वायरस यानी वायरस का दुश्मन, एंटी बैक्टीरिया का दुश्मन, एंटी क्लॉटिंग यानी कि जो रक्त थक्का बन रहा है इसका दुश्मन। तो जो हेपेरिन होता है वो शरीर के अंदर मौजूद होता है खून के साथ ही। ये हेपेरिन अकेले ही सबको कंट्रोल कर लेता है। जितना ये खून जमाने में हेल्प कर रहा है ना, थ्रोम्बोसाइट, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, कैल्शियम, विटामिन के, जितना खून थक्का बना रहा है लोग, सबको अकेले संभाल लेता है और सबको ये खून शरीर के अंदर जमने नहीं देता है। ये उन लोगों पे अटैक करता है कि खून तुम लोग जमा कैसे दोगे। तो ये हेपेरिन मदद करता है। लेकिन इस हेपेरिन की एक कमी है, मतलब इसकी एक परेशानी है कि अगर ये वायु के संपर्क में आता है तो ये हेपेरिन मर जाता है, और जैसे ही ये मरता है ना तो ब्लड के अंदर जितने भी जमाने वाली चीज़ है वो सब एक्टिव हो जाते हैं तेजी से कि अब अपना प्रोसेस चालू करो, ये तो मर गया। अब जैसे मालिक है तो मालिक हो गया हेपेरिन, और ये सब समझो कि नौकर है, तो जब तक ये शरीर के अंदर है तो मालिक के अंडर में काम करेंगे। लेकिन जैसे ही ये वायु के संपर्क में आया हेपेरिन मालिक, तो ये मर गया। अब ये नौकर जो है तेजी से एक्टिव हो जाएंगे, जितना घर का सामान है सब चोरी करके लेके चलो। तो ये होता है। हेपेरिन क्या करता है, थ्रोम्बोसाइट, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, कैल्शियम और विटामिन के पर भारी पड़ता है, ये अकेले ही सबको संभाल लेता है। लेकिन वायु के संपर्क के आने पर बढ़ जाता है और शरीर के अंदर खून नहीं जमने देता और बाहर कटने पर जमने देता है। ये हेपेरिन। एक बीमारी होती है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोफोलिया। हीमोफोलिया जो होता है वो पहले बहुत बीमारी होती थी, ये रानी विक्टोरिया को हुआ था सर। इसमें क्या हुआ था कि उनका कट गया था, तो कटने के बाद खून जमा ही, तो खून निकलते गया। ऐसा कंडीशन हुआ कि खून इतना निकल गया कि आखिर में उनकी डेथ हो जाती है। तो कौन बीमारी था? हीमोफोलिया। हीमोफोलिया में खून जो है वो जब निकलते जाता है। हाँ, उस कंडीशन में भी होता है। नस काटने में भी कोई जिंदा नहीं होता है। जो नस होता है ये एक समझो कि नली है जिसमें खून बार बार आवाजाही करते रहता है। जब नस काट दीजिएगा तो उस एक नस जो है वो पूरी बॉडी से कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक पाइप जो है वो पूरी लंबा से कनेक्टेड है, अगर बीच में काट दोगे तो सारा पानी जो है वो सगरों से बहा के निकाल देगा। तो वही है नस, अगर एक जगह कट गया ना तो इसको जोड़ना बहुत कठिन होता है, जोड़ नहीं पाए। नस कटने पे क्या हो, पूरा खून निकल जाएगा, सगरों
जोरों से और फिर क्या होगा, आदमी मर जाता मर है जाएगा। खून की कमी। ये था अपने पास का पूरा टॉपिक।